नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है। ट्रम्प टाको क्या दोबारा कर रहा है? क्या होने वाला है उस बेचारे का? उसे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या गड़बड़ कर दी। सर, ये जो 24 घंटे हो गए हैं, 48 घंटे, डोनाल्ड ट्रंप जो एकदम से घूम गया है 180 डिग्री पर, इसकी वजह क्या हो सकती है? अचानक से मोदी मुरीद बन गए, बड़े याद आ रही है मोदी की, मेरा दोस्त है, हमेशा हमारी दोस्ती रहेगी। ये डंडा चला है कहीं से, तब ऐसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप? मैं शुरू से ही कह रहा हूं, जब से ये वाकया शुरू हुआ है कि व्हाइट हाउस और दूसरा वॉल स्ट्रीट और एमएनसीज सेम पेज पे नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट अभी भी हो रहा है वॉल स्ट्रीट और एमएनसीज का भारत में, लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वो केवल देखते हैं कि भाई आपके स्टॉक मार्केट से एफडीआई चला गया या एफआईआई निकाल दी। वो तो स्टॉक मार्केट खेलने के लिए आए। असली इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है? एक सेंटर होता है, रिसर्च सेंटर, इट्स कॉल्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी, जो भारत के अलावा चीन में कुछ है, फिलीपींस में है, वियतनाम में है, ऐसे जगह आसियान में है। सबसे ज्यादा तकरीबन 80 to 90% भारत में। आज के तारीख में 1950 कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन एवरी सेक्टर जिस पे रिसर्च हो रहा है दुनिया के लिए। इसकी फंडिंग 58% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। बाकी वॉल स्ट्रीट है, आपके ये टेक कंपनीज हैं, आईटी वाले, आपके बड़े बड़े एमएनसीज हैं, आपके फिनटेक हैं, आपके बिजनेस हाउसेस हैं कि नए मैनेजमेंट में टूल्स को कैसे इस्तेमाल करके हाउ टू मेक इट बेटर। यू नेम अ सेक्टर, उस पर रिसर्च हो रहा है। और आपके 18 लाख लोग भारतीय उसको चला रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। और जब से ये स्यापा टूटा और कह रहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सारे कह रहे हैं कि ये 1950 नहीं, हम 2500 सेंटर बनाएंगे। दे आर सो हैप्पी विद द प्रोडक्ट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम इंडिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। उनको फिर बोल रहे हो आपकी निकलो। ये हालात हैं। तो उसको थप्पड़ मिली होगी जब वो अपने टेक कंपनी के लोगों को और उनके बीवियों के साथ बैठ के खाना खिला बुलाया था कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक में तो बोल भी दिया कि जुकरबर्ग में कि भाई 600 बिलियन, फिर बाद में बोलता है सॉरी मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। वो तो 600 बिलियन अपने मेटा के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, नॉट नेसेसरी इन यूके यूएस। सी, मागा इज नाइस, इलेक्शन प्रॉमिस है। उसको बनाने के लिए आपके पास स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट इज नॉट कि भाई अप्लाइड साइंस पे आप पीएचडी कर रहे हो, पेटेंट कर रहे हो, उसको फैक्ट्री चला, वो फैक्ट्री नहीं चला सकता बंदा। आपके बंदे स्कूल से निकलने के बाद जैसे हमारे पॉलिटेक्निक और आईटीआई वगैरह होते हैं, उस पे सिखाते हैं ये सारा चीज, मशीन को कैसे चलाना। जो हम फौज में बोलते हैं, जैसे छोटे मोटे रिपेयर्स होते हैं फौज में, उसका नाम होता है फौरी इलाज। कि मतलब चलते चलते, अभी जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, गाड़ी में कोई छोटी मोटी गलत कुछ होता है, रुक गया है, आप बार बार मैकेनिक को बुलाना नहीं चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए क्या करना चाहिए। वो इमीडिएट वो ठीक होके चल जाएगा। कोई बड़ा फेलियर हुआ है फिर आप मैकेनिक को बुलाओगे। फैक्ट्री तो यही चाहता है, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा फेलियर हो गया, जैसे फर्ज कर लो किसी जगह की फैन बेल्ट निकल गया, आपने रोक दिया
तो उस दिन का तो माल गया उसका। लेकिन अगर आपके पास बंदा है जो इमीडिएटली बोलता रहे यार ये फैन बेल्ट है, दूसरा फैन बेल्ट दे, मैं लगा के दे देता हूँ, आधे घंटे के अंदर काम शुरू हो गया। फिर कहाँ है आपके बंदे? 70 से 50 साल हो रहे हैं, आपने पूरा ये सारा धंधा विदेश को भेज दिया, तो धंधा कौन करेगा? जब इसको पूछा गया था इलेक्शन रैली में इसके बारे में, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मैक्सिकन्स को बुलाऊंगा फ्लोर मैनेज करने के लिए और इंडियंस को बुलाऊंगा मिड लेवल एंड सीनियर मैनेजमेंट के लिए, ये उसका कहना था। लेकिन अभी तो आप सब एलियंस को फेंक रहे हो। आप हुंडई फैक्ट्री में क्या किया है? 300 कोरियंस को पकड़ लिया जो वर्क परमिट के साथ काम कर रहे थे, और एक बंदा था जिसके पास वर्क परमिट नहीं था बट B1 के लिए वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। अब उस हंडे फैक्ट्री से कोरिया ने बोल दिया कि हम तो ये अपने बंदे को वापस ले जा रहे हैं, फैक्ट्री बंद आपकी, चलाओगे कैसे? वो लेके क्यों आया था वो तो आपने पूछा नहीं, क्योंकि आपके बंदे तो नशे में धुत है, उनको काम धाम है ही नहीं। तो कहां से मांगा? कौन सा मांगा? अब इसके अगला कदम लेते, आप तो जितने बाहर से काम करने वाले आ रहे हो उनको भगा रहे हो, खुद कैसे काम करोगे? नंबर 3, यू आर अ कंज्यूमिंग नेशन। आप माल खरीद के कंज्यूम करते हो, जैसे अपना किराने की दुकान है, वहां जाके मैं खरीद के लाके अपना घर चलाता हूं, आप उस तरह से हो। अब मैं क्या किराने की दुकान पे जाके खड़े होके बोल सकता हूं कि मेरा तेरे साथ ट्रेड डेफिसिट है? आप तो कुछ बना नहीं रहे हो। आप जो बना रहे हो वो हाई एंड है, थोड़ा ही बिकता है, कुछ ही देश खरीदेंगे, जिसको जरूरत है वो खरीदेगा। लेकिन अगर एक और कोई देश है वही चीज सस्ते में दे रहा है और मैचिंग इफ नॉट बेटर क्वालिटी में, तो सस्ते में वाला खरीदूंगा, आपका क्यों खरीदूंगा? ये इस कगार पे है कि जैसे फर्ज कर लो मैं बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हूं, मेरी पेंटिंग सब जगह वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, लाखों में बिकता है, तो मैं किराने वाले से बोलता हूं तू मेरा पेंटिंग नहीं खरीदता और मेरा ट्रेड डेफिसिट है तेरे साथ। अरे कहां की इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमिस्ट है इसके पास? इनसे जैसा गधा मैंने नहीं देखा है। और पीटर हार्वर्ड, आईवी लीग, हार्वर्ड को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, पीटर नवारो वहां से पीएचडी किया हुआ है। कैसी स्टेटमेंट देता है सर वो? यही हालत है उसकी। बेसेंट भी इकोनॉमिस्ट है, ये हालत है। अरे यार जब आप सब चीज खरीद के अपना चलाते हो, देखो जो हाईटेक होता है ना वो उतना ज्यादा उसका ग्लोबल ट्रेड में परसेंटेज नहीं होता। बल्क जो है 80% इज लो एंड मीडियम टेक। अब लेडीज को समझ में आएगा भाई साहब सेफ्टी पिन के बगैर तो साड़ी नहीं पहने जा सकता, सेफ्टी पिन की, अब वो सेफ्टी पिन तक नहीं बनाता। छोटी छोटी चीजें, सेफ्टी पिन हो गया, टूथपिक हो गया, चम्मच, कड़ची, चाकू, कख नहीं बनता वहां पे। तो खाना कांटे छुरी से खाना है, खाना तो कांटे छुरी से खाते हो, वो कांटा छुरी भी आप नहीं बनाते हो, और फिर खड़े होके बोलो कि मेरा ट्रेड डेफिसिट है। अरे कैसे नहीं होगा ट्रेड डेफिसिट? और दुनिया भर से लड़ाई ले ली आपने, तो जो 13 उसके साउथ के तरफ के स्टेट्स थे वो तो इकोनॉमिस्ट खुद कह रहे हैं दैट दे आर फेसिंग रिसेशन। एग्रीकल्चर की दुकान बंद हो गई, आपने जैसे ही टैरिफ लगा दिया लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। इनके 3 बड़े इनके वो थे अपने एक्सपोर्ट्स, व्हीट, कॉटन, सोयाबीन, एंड चौथा ऑफ कोर्स वाज कॉर्न। सबने लेना बंद कर दिया।
दैट्स इट। अब की फसल बिकी नहीं, कोई फसल खरीदने का टेंडर का जवाब ही नहीं दिया, कहता हमको चाहिए ही नहीं आपका। चीन के साथ तो आपकी लड़ाई होगी। आपका बिगेस्ट बायर ऑफ सोयाबीन, ऑलमोस्ट अबाउट 70% सोयाबीन खरीदता था चाइना। आप लड़ लिए, उसने दुकान बंद कर दी आपसे। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ब्राजील के साथ कह दिया, कहता अब मेरे को तेरा सोयाबीन चाहिए नहीं। सोयाबीन वाले रो रहे। कॉटन अफ्रीका और एशिया के ऊपर आपने डाल दिया, वो बोले आपस में हम खरीद लेंगे, हमको आपका चाहिए ही। रह गया कॉटन। वीट का जो कसर था वो कनाडा ने पूरा कर दिया, वो सबसे ज्यादा उनसे खरीदता था, उनने मना कर दिया खरीदने से। कनाडा से सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर लेता था, उन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर टैरिफ डाल दिया। कहता कि आपको देना है तो इसके इतने पैसे एक्स्ट्रा दे के मैं आपको दूं। तो सर, जैसे अभी एक स्टेटमेंट आया जो बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी करीबी हैं लॉरा लूमर, जो कह रही हैं कि आईटी सेक्टर में भारत से जो आउटसोर्सिंग होती थी उसको भी बैन करने की तैयारी कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब सब कुछ वहीं पर होगा। कितने बड़े ऊपर भूसा पड़ा हुआ है कि वो आज भी ये सोच रहे हैं कि जैसे 10, 15, 20 साल पहले भारत में आईटी सेंटर होता था। आईटी सेंटर तो बहुत छोटा हिस्सा है उसका, कई देशों में। इंडिया प्रोवाइड्स देम द कंप्लीट टेक्नोलॉजी फॉर एआई, पूरा कोडिंग उसका, क्वांटम का सारा इंडिया देता है। उनके पूरे सॉफ्टवेयर भारत से बन के जाते हैं। अब आप मेरे को बताइए, मैं अगर आपसे जूते खरीद रहा हूं तो मेरा दरवाजा दहलीज पास करके आना है ना। एक आइटम मेरे को दिख रहा है कि मेरे दहलीज पास करके आ रहा है, उस पर मैं टैक्स लगा सकता हूं। जरा बताइए, जब मैं कोडिंग करके मेटा को देता हूं, कैसे पता लगेगा कि क्या कोडिंग गया, उसके पास क्या टैरिफ लगाएगा? कोई तरीका है? जैसी टैरिफ लगेगा उस पे कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका। जब इसने भारत वहां पे बोला था इन टेक कंपनीज को, इंडियंस को मत लो, स्टार्टिंग अप्रैल ही हैड सेड इंडियंस को मत लो। रिजल्ट क्या हुआ? देव स्टार्टेड रिक्रूटिंग मोर एंड मोर इंडियंस। अभी H1B के पीछे क्यों रो रहा है इसका टीम? क्योंकि देव those companies have started recruiting more and more Indians, not just in the starting scale, in the medium, mid-level and senior level also. Some of the companies have 50% Indian descent जो काम कर रहे हैं वहां पे, Indians। निकाल के दिखा दे, तेरी दुकान बंद हो जाएगी। वो तो बोलो अकल तो है ही नहीं, घास चरने गई है तक का नहीं पता इनको कि बॉस ने बोल दिया है इसको तंग करना है। क्या है? अच्छा आईटी, चलो आईटी पे टैक्स लगा। अरे कैसे लगाओगे? तरीका क्या है? मेरे पास एक है, अगर जरा इस तरह के कदम लगाया तो, कि भाई 800 मिलियन पीपल आर ऑन इंटरनेट, ठीक है ना? उस पे आपका सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट का, इन सब का ऐप, आप गूगल प्ले में जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, उसका पैसा चार्ज होता है, उस पे मैं टैक्स कर दूंगा, बिकॉज आई कैन कैच द ट्रांजैक्शन। इट इज अ डिजिटल ट्रांजैक्शन, कैन नॉट बी हिडन। जीएसटी का रेट डाल दूंगा 40%। ऑलमोस्ट 50% ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स कम्स फ्रॉम इंडिया। समझ में ही नहीं आता उस उल्लू को कि बोल क्या रही है। वो उस पे डालना चाहती है जिस पे उनको हवे में है कि पता भी नहीं है कि कैसे चार्ज करोगे। मैंने यहां कोड किया, वहां पे पैकेट बनाया, बोला सेंड, पहुंच गया वहां पे। कोई कस्टम ऑफिस पार किया नहीं, उसके पास पहुंच गया, उसने अपना डाल दिया। और उसने चटक होना है, मैंने चटक होना है, तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट पूरा मैं निकाल दूंगा, अपना अलग से सेव कर लूंगा, और जो मेन प्लेटफॉर्म है उस पर डिजिटल फुटप्रिंट निकाल दूंगा। आजा ताकि चेक कर ले, तू, तेरे को पता भी नहीं लगेगा कि कहां से आया, किधर से आया। इट इज लाइक टेलिंग दैट आई विल पुट टैरिफ ऑन एजुकेशन।
कि आप मेरे को सिखा रहे हो मैं एजुकेशन पे टैरिफ लगाऊंगा। भाई अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस पे टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ कैसे लगाओगे भाई? कौन सा कस्टम मैं पार करके जा रहा हूं? इट्स नॉट गुड्स। लेकिन ये जो रायता फैला दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका सॉल्यूशन आपको क्या दिखता है? क्योंकि अभी ये स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि अभी एक कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि ये तो बड़ा इलीगल है, तुम ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते। फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी अपील रिजेक्ट हो जाती है फिर तो हमको हटाना पड़ेगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये जो काम कर रहा है इलीगल है। देयर इज एन एक्ट जिसके ऊपर ये काम कर रहा है, 77 में लागू हुआ था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट। जिस तरह से ओपेक जब अपना यौम किपुर वॉर हुआ था 1973 में, ओपेक ने खुंदक में ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए थे 73 में। सो बड़ा दिक्कत हुआ था यूएस को। दैट इज व्हेन निक्सन वेंट एंड स्पोक टू ओपेक, स्पेशली सऊदी अरेबिया व्हिच हेड्स द ओपेक, कि आप सारा कुछ डॉलर्स में ही ट्रेड करोगे, आई विल प्रोवाइड यू विद फुल सिक्योरिटी। 50 साल का डील इन्होंने साइन किया था 1974 जून। ठीक है, उस वक्त भी, पहले भी 60s में वियतनाम वॉर में छोटे मोटे ये निकाल के रखे थे एक्ट वगैरह। देन फाइनली 77 bipartisan they brought in this emergency act under which the president is allowed to do certain executive orders. But the catch there is that that there is an economic emergency, that authority is with the Congress. The president by himself cannot say there is security. That is the check and balance, कि नहीं तो वो autocratic हो जाए. As per their article 8, no, article 1 of the constitution, I think section 8 or it is the other way around, I forget. ये जो economic emergency का बिल है ना, it has to be tabled first in the House of Representatives. Senate भी के पास भी पावर नहीं. House of Representatives clear करेगा, Senate जाएगा, Senate will approve it, send it to the president, then president is authorized to pass an executive order for that particular emergency that they say that this is an emergency. इसलिए तो आते पता नहीं 40-50 साइन कर रखे हैं, हर चीज पावर्स गिवन इन मी बाय दिस, कोई पावर नहीं है उसके पास। एंड आई एम अमेज्ड कांग्रेस ने अभी तक उसको लताड़ा नहीं है। क्यों? मेरा मानना, आई कुड बी रॉन्ग, ही डज अ टाको। इनसाइडर ट्रेडिंग में आप देखो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना दोगे, जिसको पता है कि अभी टाको करने वाला है, आपने सस्ते में खरीद लिया, जब उसने थ्रेटन कर दिया, स्टॉक्स वेंट डाउन, आपने खरीद लिया, टाको किया, आपने बेच दिया क्योंकि प्राइस शूट अप। अप्रैल मई के महीने में जो इसने टाको किया था, ही पर्सनली, his family has personally earned 3.4 billion US dollars. इसका तो केस भी खुला हुआ है ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग विच इज इलीगल। तो हालांकि 2 जगह अपील करके, 2 जगह इसका केस चला था। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन वॉशिंगटन, एक्चुअली दे वेंट बियॉन्ड देयर jurisdiction because they don't have jurisdiction on this, though they called it illegal. They have a court of international affairs in Washington that had declared it unauthorized. So these people went to Supreme Court. Supreme Court, अभी क्यों डर लग रहा है, लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं? Because Supreme Court has said on the face of it, it is clear that it is unauthorized. We will not stay it. You put your side as to why, on what was the basis on which you have issued all these executive orders. ये अपने ऊपर जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सब लगे उसके ऊपर नहीं है। ये 5 अप्रैल को एक लिबरेशन डे करके इसने अपना अक्रॉस द बोर्ड सबके ऊपर 10% टैरिफ लगाया था। एंड उसके पहले ही हैड पुट
these tariffs on Mexico, Canada and China, especially steel and aluminium. This is what has been challenged. But in that, the main subset is the power of the president to issue such executive. 14 अक्टूबर को हियरिंग, वहां से उसका थैंक यू है. जब ही अभी प्यार से, अच्छा और क्या डर हुआ है? बिगेस्ट डर, दो ये फाइनली सेड ऑल्सो कि नहीं चाइना को लूज नहीं किया, वो सब उसको डर नहीं है. यूरोपियन यूनियन के अंदर 3 हिस्से होते हैं, जो 27 देश हैं उसके. द यूनियन हैज 3 एंटिटीज. सबसे ऊपर देयर इज अ काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल. काउंसिल हैज ऑल द हेड्स ऑफ द स्टेट स्ट्रोक हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, 27. उसमें से एक को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बना. आज की तारीख में जो पोर्तुगीज का है एंटोनियो कोस्टा, ही इज द प्रेसिडेंट. बाय द वे ही इज फ्रॉम गोवन डिस्ट्रिक्ट, गोवा का है वो बंदा. दैट असाइड, ड्यूटी क्या है काउंसिल का? दे प्रोवाइड द पॉलिटिकल एंड द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इन विच द EU हैज टू वर्क. This is the most powerful because this is all the heads of state. They sit and decide and then the president gives the direction कि हम इस दिशा जाएंगे. Okay. Execute कौन करता है? उसके ऊपर सारे रेगुलेशन पॉलिसी बना के काम करने के लिए there is an EU commission. वहां पे स्टेट्स अपने अपने जो कंट्रीज हैं अपने अपने नॉमिनेटेड रेप्स को भेजते हैं. उसमें से एक को इलेक्ट करते हैं president, which is Ursula von der Leyen. Right? She doesn't have the power to go anywhere. That is why Macron ने उसको लताड़ा था that who gave you the power to go to Scotland and go to Trump and decide the treaty. You have no powers. That has to be decided by the council. Once the council approves it, only then you can go. और उसके नीचे है पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट, जो इलेक्ट होके मेंबर्स आते. For the first time in their history, the EU Council President, the EU Commission President had a video call and spoke to the PM and his people, along with them, his other foreign minister and everybody. अभी तक कुछ निकला नहीं है क्या बात हुई है, except that early 2026 तक FTA हो जाएगा. वहां पे उसको लताड़ा गया है, उर्सुला को, बकवास सब बंद. यू विल लिसन टू इंडिया, जो इंडिया मांगता है उसके साथ FTA होगा. वो भी डरा रहा होगा ट्रंप को. अरे पूरा रीअलाइनमेंट यूरोप का आपके साथ हो रहा है, वो तो नंगा हो गया, मतलब नेटो खत्म. अच्छा, देन दे हैव रिक्वेस्टेड इंडिया टू इंटरवीन. इंडिया हैज सेड ओके, यूक्रेन वॉर के लिए हम फैसिलिटेट करके बात करा सकते हैं. एंड मोदी जी टोल्ड देम कि नेक्स्ट राउंड आप लोग आइए, भारत में आइए, वी विल सिट एंड टॉक. एंड जेलेंस्की उसके बाद उसको लताड़ा होगा. उसने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब, आई एम रेडी टू मीट पुतिन एनीवेयर विथ नो कंडीशंस. अभी तक पूरा कंडीशन देता था, कहता कोई कंडीशन नहीं. बिकॉज द यूरोपियन यूनियन में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे हैव सेड थैंक यू, अब यूरोप की लड़ाई यूएस जाने, बाकी जाने, हम तो कुछ नहीं दे रहे. बिकॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ देम आर फेसिंग रिसेशन. सम ऑफ देम आर लुकिंग टू IMF फॉर लोन, बाय द वे, सो मच फॉर बीइंग इन ग्लोबल नॉर्थ. जर्मनी भी उनमें से एक है. G7 कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके, IMF की तरफ देख रहे हैं लोन के लिए. पैसे नहीं है. जर्मन चांसलर ने तो बोल दिया 3 साल से हम रिसेशन में हैं. और जब भी तो वहां पे सबने लताड़ा होगा, ये सारे कुछ इनके साथ आ गए. मैं शुरू में जैसे इंडिया को एलिफेंट बोलते थे, यूज्ड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द एलिफेंट ड्रैगन. उसके बाद मैंने शुरू किया था जैसे ही
थोड़ा हमारे फॉरेन पॉलिसी में ताकत आया, दैट यू आर अ टाइगर। अब दिखाता हूं ना, एलिफेंट है धीरे धीरे चलता है, टाइगर अकेला है खड़ा होता है, लोग डरते हैं। आज मैं बोलता हूं आप शेर हो, यू आर अ लायन। क्यों? लायन प्राइड के साथ आता और सारे प्राइड खड़े होते हैं उस लायन के साथ। आप लायन हो, व्हाट इज योर प्राइड? ग्लोबल साउथ। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने डांटा था ट्रंप को कि कर क्या रहे हो तुम, भारत इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। उससे औखा हो गया, वी विल लूज ग्लोबल साउथ। दैट इज द रीजन द EU इज रीअलाइनिंग विद यू कि भाई साहब ग्लोबल साउथ हमारे हाथ से चला गया तो हम तो नंगे हो गए, कोई रिसोर्स नहीं आएगा। इसका एक मैंने नक्शा बनाया था कि इकोनॉमिक वेट के साथ भारत पूरा, मतलब ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब आ जाते हैं तो सबके GDP छोटे मोटे सब जोड़ लो आप, एंड ओशनिया भी, साउथ पैसिफिक, वो सारे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया तो आपके साथ खड़ा है अभी, यू विल कंट्रोल 44% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। आज के तारीख में EU और उसके जो एलाइज अवेलेबल है, दे कंट्रोल अबाउट 29%। रशिया एंड इट्स एलाइज, दे कंट्रोल 10%। जस्ट टोटल अप क्लोज टू। डर किस लिए? वाई ट्रंप हैज टर्न बाय trying to get against India, he will lose 80% of the global economy. बिल्कुल। अब कई लोग इसके सर पे मटका फोड़ते हैं कि इसके कारण डॉलर से दूर जा रहे हैं। गलत। सर एक चीज ये बताइए कि ये जो ब्रिक्स को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा डरता है, ब्रिक्स में अगर और कंट्रीज आएंगे तो उन पर 10% टैरिफ लगा दूंगा, और ब्रिक्स की जो वर्चुअल बैठक हो रही है उसमें PM मोदी हिस्सा नहीं ले रहे हैं बल्कि विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जो वो बातचीत हो रही है इज ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिकली व्हाट काइंड ऑफ स्टैंड टू बी टेकन ऑन द टैरिफ वॉर दैट ट्रंप हैज स्टार्टेड। It's a diplomatic thing. That's why जयशंकर जी is there. Okay. कि वो डिप्लोमेसी का वो जवाब देंगे कि डिप्लोमेटिकली हम किस तरह से इसको हैंडल करें। मेन ब्रिक्स के साथ क्यों डर रहा है, ये 44% वगैरह सब मैं क्यों लेके आ रहा हूँ? इट इज, आई एम नॉट इंक्लूडिंग चाइना इन दैट। मोदी जी ने तो ब्रिक्स का नाम ही बदल दिया ना, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कैपेबिलिटी एंड सस्टेनेंस, तो वो तो नाम ही बदल, जैसे SCO का नाम भी उन्होंने बदल दिया है। हाँ, शंघाई उसमें से गायब हो गया। एक्चुअली NFA SCO is more to do with control on Central Asia, to be frank, because जब सोवियत यूनियन टूटा था, चाइना वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एशिया, तो उन्होंने शंघाई 5 करके शुरू किया। उसके बाद फिर पुतिन ने जो आया तो ट्रंप को उसने चाइना को हड़काया, तो हु जिनटाओ एंड अदर्स एग्रीड, एंड दैट इज हाउ अपना चैंग जेमिन एंड others agreed, and that is how you had the Shanghai Cooperation Organization. Otherwise it started as Shanghai 5. तुर्कमेनिस्तान तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो बाकी 4 जो स्थान हैं सेंट्रल एशिया के एंड चाइना, दैट इज हाउ इट वाज शंघाई 5। उसके बाद फिर इन्होंने ये लेके आ गए SCO और बाकियों को ले आए, सब आए, तो दैट इज हाउ, दैट इज द हिस्ट्री। ब्रिक्स स्टार्टेड actually because the global north was not responding to changed geopolitical environment. आज अभी आप देख लो, वो आपको अपने आप को G7 बोल, G7 is supposed to be the top 7 economies. तो बताइए ब्रिटेन क्या कर रहा है वहां पे? चाइना और इंडिया क्यों नहीं है वहां पे? चाइना is supposed to be number 2, you are supposed to be number 4, you're not there. क्यों?
It shows a mentality which was just after the end of the Second World. इसी तरह से IMF के अंदर देश जितना पैसा देता है IMF को चलाने के लिए, इन्हें it is not, all countries are not treated equal in IMF voting rights. जिसने जितना पैसा दे दिया प्रो राटा वो उसके मुताबिक वो दे रहे थे वोटिंग। अब चीन का भी आ गया ज्यादा पैसा, हमारा भी पैसा ज्यादा आ गया, हमको वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे। जैसे यूएस का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट इज 8.65, द वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ यूएस इज इक्वल टू 8.65। चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट, उसका 3 था। आई थिंक यू आर द 4th और द 5th लार्जेस्ट, आपको 2 देते हैं, 2 पॉइंट समथिंग। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं उनका 4-5 पे घुमा रहे हो। किस बेसिस पे भाई? जब शुरू किया था तब शायद उनके पास था, आज नहीं है। आज तो ये कंट्री लोन मांग रहे हैं और उसको आप एक्स्ट्रा वोटिंग राइट दे रहे हो, और जो बाकी कंट्रियां जो लोन ले रहे हैं उनका तो कोई वोटिंग राइट नहीं है। यानी उसके पीछे आपका ये ब्रिक्स बना था, एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक which was made as a counter to IMF. Similarly, अपना जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AIIB, इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक करके जो है AIIB, वो भी इसीलिए बना था टू काउंटर वर्ल्ड बैंक एंड ADB। आप पैसे दे रहे हो, आपकी वोटिंग राइट्स नहीं है और आपको मना कर देते हैं वोटिंग में। दादागिरी चलती है वहां पे अमेरिका की सर। लेकिन सर ये जो कुछ हो रहा है अभी, ऊपर से भारत के लिए जो लॉबिंग करते हैं यूएस में मिलर, वो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, वहां के बहुत सारे ऑफिसर्स से मिले हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई अंदर खाने कोई डील तय हो गई होगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर के आखिर तक भारत और अमेरिका के बीच में डील हो जाएगी टैरिफ को लेकर। आपको लगता है अंदर खाने कुछ चल रहा हो, इसीलिए पीएम मोदी जिन्होंने इतने दिन तक इग्नोर किया डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को, लेकिन अब जाकर जवाब दिया? वो इसीलिए जवाब दिया क्योंकि उसने बोल दिया नहीं मेरा दोस्त है, वी हैव गुड रिलेशंस, गुड प्राइम मिनिस्टर, ही सेड ओके वी अप्रिशिएट, दैट्स इट। भाई ट्रेड डील्स ऐसे एक किसी, अभी जैसे ये ट्रम्प बोलता है मैंने 9 देशों के साथ ट्रेड डील कर दी। चैंपियन, मुझे कोई भी एक कंट्री का ट्रेड डील साइंड दिखा दो, मान जाऊं मैं घंटा। यार प्रेसिडेंट जब आके ये सब होता है, यू डिसाइड ऑन अ फ्रेमवर्क, उसके बाद घंटों लगते हैं यार। और ये मेरे को समझ में आया जब मैं ताजिकिस्तान में DA था, इट इज अ स्मॉल एम्बेसी, हम MOUs बनाते थे उनके साथ करने के लिए, रात निकल जाती थी यार। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच वर्ड, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, कि इसका दूसरा साइड किस तरह से ट्विस्ट कर सकता है। और वहां तो डबल काम होता था कि पहले इंग्लिश का भी देखो, रशियन वर्ड का भी देखो, क्योंकि वो रशियन में भी आता था उनके लिए, कि वही होना है कि नहीं होना है। तो जो रशियन एक्सपर्ट्स और इंटरप्रेटर्स होते थे यार, एक पन्ने के लिए रात पूरा निकल जाता था हमारा। और यहाँ पे तो पता नहीं कितना लंबा चौड़ा ट्रेड डील होगा, तो क्या 2 दिन के अंदर साइन होगा? पगलेट है ये सारे। जब ही तो मैं कहता हूँ ये हार्वर्ड को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नवारो बेसेंट क्या बोल रहे, किस तरह से? ऐसे थोड़ी डील होता है। अब आप देख लो, जापान पहले मना किया, मोदी जी आ रहे थे, उनके ट्रेड नेगोशिएटर्स गए नहीं, आपके साथ सब कुछ बात होगी, अब वो आने वाले हैं और आपका डील साइन होगा, 68 बिलियन यहाँ, वहां से कोई चाबी लगाया होगा। ये बाकी देश क्यों भागते? उनका एक्सपोजर टू यूएस मार्केट जो एक्सपोर्ट करते हैं, it is equivalent to ranging between 20 to 30% of their GDP. जापान, वियतनाम, सिंगापुर, चाइना, अब ये जापान, वियतनाम, ये सब भाग के गए। अब वो कहता है वियतनाम के साथ ट्रेड डील हो गया, डैम गुड यार। आज तक तो मैंने आपके वेबसाइट पे देखा ही नहीं है ट्रेड डील को।
ऐसा कौन सा ट्रेड डील हो गया कि आपके वेबसाइट पे नहीं लगा है अभी तक? सर डोनाल्ड ट्रंप को तो ये तक नहीं पता था कि रशिया के साथ क्या क्या इंपोर्ट करता है यूएस। जब पूछा था सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम नॉट अवेयर। भाई जब कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ ले कि तू ये बात कर रहा है, तुम भी खुद ले रहे हो, तो अब क्या जवाब देगा? बोलेगा नहीं मेरे को मालूम नहीं। आउट ऑफ सिलेबस सवाल था ना। बिल्कुल नहीं, उल्टा चोरी पकड़ी गई ना, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। हमसे बोल रहा है तेल मत लो, वहां एक्सन मोबिल जाके उनके साथ डील कर रहा है कि साकलिन से मैं तेल निकालूंगा, और हमको तो बोल रहा है तेल मत, तो खुद ले रहा है। सर ये तेल वाली बात की तो पोल पट्टी आज एक्स पर एलन मस्क ने भी खोल दी ना। नवेरो की जो बातें कर रहा था, फैक्ट्स के साथ हो गया है, आप हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट तो नहीं लेते हैं, स्पॉट बाइंग करते हैं। 5 मिलियन बैरल्स आप ले रहे थे, अब नेक्स्ट लॉट जो अभी आने वाला है ना, वो 5 मिलियन विल बी 2 मिलियन, बाकी 3 मिलियन यू आर बाइंग फ्रॉम 2 मिलियन फ्रॉम नाइजीरिया एंड 1 मिलियन फ्रॉम यूएई बैरल्स क्रूड के। तो यूएस को खत्म हो गया, 5 से 2 हो गए, यू आर डाइवर्सिफाइंग। हमें नहीं चाहिए, हम तो नाइजीरिया के साथ आपका डील था, नाइजीरिया से आप ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया लास्ट मंथ। और नाइजीरिया का टोटल एनर्जी फ्रेंच, यहां पे कोई दास एनर्जी ऐसी कुछ है यूएई का, तो आप तो 1 बिलियन यूएससी ले रहे हो, 2 बिलियन नाइजीरिया से ले रहे हो, तो 3 बिलियन आपका तो निकल गया वहां से, 5 से। जब वो ज्यादा चीपों कर रहा था तो ओपेक ने बोल दिया, वन स्टेटमेंट बाय ओपेक दैट दे गोइंग टू इंक्रीज द आउटपुट। सी, पूरी लड़ाई है शेल को बेचने की, कि रशिया का ऑयल मार्केट में नहीं आएगा तो प्राइस ऑफ क्रूड विल राइज, अनलेस द प्राइस ऑफ क्रूड इज 60 और अबव, शेल ऑयल इज नॉट वायबल। शेल ऑयल बहुत महंगा होता है, तो अगर क्रूड 60 से ऊपर है तो शेल ऑयल कंपटीशन में आ जाता है। इसीलिए जब यूरोप एंड बाइडेन ने टोल्ड यू टू बाय दैट टू कीप द प्राइस ऑफ ऑयल डाउन, आपको ऑयल कैप 60 इसीलिए दिया था। अभी तो वो आपको $3 से $4 और सस्ता दे रहा है। हाँ, रशिया ने आप तो लॉन्ग टर्म साइन करने वाले हो उसके साथ। सुनने में आया था मिनिमम 10 साल का लॉन्ग टर्म आप साइन करके उससे लेने वाले, इसीलिए तड़प रहा है वो, क्योंकि ऑयल कंपनीज ने इसको पैसे दिए, ऑयल और एग्रो और एमआईसी ने दिया हुआ। एग्री का बिक नहीं रहा, ऑयल प्राइसेस पे अब वो डर लग गया है, तो अब उसको डर लगा हुआ है कि अगर तेल और निकाल दिया सऊदी अरेबिया ने, तो जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि डॉलर का इसके ऊपर सर फेंक रहे हैं, ये इसकी गलती नहीं है, गलती बाइडेन की। डेमोक्रेट्स एंड बाइडेन वेपनाइज्ड डॉलर बाय फ्रीजिंग द डॉलर अकाउंट ऑफ रशियंस, उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स को फ्रीज कर। ओके, तो एक छोटा सा समय लूंगा टू एक्सप्लेन दिस। तो इसीलिए पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट डूइंग ट्रेड अवे फ्रॉम द डॉलर, एंड आप ट्रेजरी बॉन्ड बेच के, इसीलिए आप देख रहे हो पिछले 3 साल से सारे देश ट्रेजरी बॉन्ड निकाल के गोल्ड खरीद रहे, इसीलिए कि भाई कल को तूने रोक दिया तो मैं कहां जाऊंगा, गोल्ड को तो रोक नहीं सकता। ये उनकी गलती है जो इसके सर मंडवा रहे। इसमें जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज करा, उसने डॉलर का खात्मा किया। इसीलिए पीछे अभी इनके जो वो मीडिया है यूएस का, कि वो रिन्यू नहीं किया सऊदी अरेबिया ने, इसके सर के ऊपर फोड़ रहे डॉलर का। ना जी, उसने पिछले साल रिन्यू नहीं किया था, जून 24 में तो ट्रम्प था ही नहीं ना। हाँ, वो तो बाइडेन था, उन्होंने तब मना कर दिया था। उनको डर लग गया कि यार उनका सारा पैसा तो डॉलर में है, कल को कोई आ जाए ऐसा चैंपियन, मेरा शक्ल पसंद नहीं है तो मैं तो गया। Now let me explain what actually is the emergency. It's a macroeconomic emergency in USA.
जब से पेट्रो डॉलर और डॉलर बिकेम द ग्लोबल करेंसी, यूएस ने अपनी आदत खराब कर दी। जितना चाहे वो खर्च करता था और डेट में हो जाता था। तो वो डेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड थ्रू ट्रेजरी बॉन्ड। आपको ट्रेजरी बॉन्ड दोगा, आप पैसे दोगे, मुफ्त में तो नहीं दे रहा ना ट्रेजरी बॉन्ड, बिल्कुल। तो ही गेट्स दैट मनी। जब से ये भांडा, ये मटका फूटा है इनका बाय वेपनाइजिंग दिस एंड स्विफ्ट, कोई ट्रेजरी बॉन्ड ले ही नहीं रहा। अभी भी 6 ट्रिलियन का बॉन्ड लिया था, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज बॉट इट। नाउ ही फेसेस द प्रॉब्लम, हाउ डू यू मैनेज द डेट? तो ट्रेड डील के आड़ में जो टैरिफ वॉर करके, आर्म ट्विस्ट करके ट्रेड डील कर रहा है, व्हाई डू यू थिंक ही इज आस्किंग कंट्रीज टू इन्वेस्ट? कहता आप इन्वेस्ट करो इतने बिलियन, प्रेसिडेंट बताएगा कहां, जहां उसका कोई रोल नहीं है। बिजनेसमैन भी है ना सर, वो दिमाग में चलता रहता होगा ना, अपना फायदा भी तो देखना है। बिजनेसमैन हो, एज अ प्रेसिडेंट यू हैव नो अथॉरिटी कि किस सेक्टर में जाना, बट ही विल डिसाइड वेयर यू विल इन्वेस्ट एंड 90% प्रॉफिट विल बी टेकन बाय द यूएस। ये दिमाग है, जब ही तो कहता हूं हार्वर्ड को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये दिमाग है नवारो और बेसेंट का और लुटनिक का, कि इस तरह से हम अपना ट्रेड डेफिसिट कवर कर लेंगे। खर्च करना कम कर भाई, जाकी पांव पसारिए, जितनी लंबी रजाई, रजाई तेरी कट कट के छोटी हो गई है, अब पैसे है नहीं, इसीलिए तो ये सारा स्यापा रायता फैलाया। बिल्कुल। और डर भारत के साथ, दूसरों के साथ नहीं। क्यों? योर राइज इज डिस्पाइट देम। और डर खड़ा हुआ इनका कब? ऑप सिंदूर के बाद। हाँ, चेंजिंग था वो सब। इनका जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एयर साउथ ऑफ सतलज, पूरा एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी यूएस का था। पाकिस्तान में नॉर्थ ऑफ सतलज चाइना का था। नूर खान बेस में जनरल इलेक्ट्रिक ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूएस का डाल के $500 मिलियन स्पेंड करके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था। पूरा का पूरा चाइना का और यूएसए का कबाड़ खाना बना दिया आपने। हिल गया, यूएस हिल गया उसके बाद कि भाई मेरे, आपने फिर F-35 बोल रहा था, आपने ऐसा पता नहीं कौन सा डायरेक्ट एनर्जी वेपन मारा, यूके का F-35 तो 38 दिन त्रिवेंद्रम में पड़ा रहा, बड़ी मुश्किल से ठीक करके ले गए। जब ये था, जिसका हमारी मीडिया ज्यादा खबर देती नहीं है, जब ये फंसा हुआ था, आपको डराने के लिए बहरीन से यूएस के 2 F-22 और F-35 आए थे, क्योंकि जब ये आपने मारा है तो आपने प्रूव कर दिया है कि आपके रडार ने उसको देख लिया। तो ये दिखाने के लिए आए थे कि नहीं, आपने जैसे ही अपने रडार खोल के उनको पेंट कर दिया तो उन एयरक्राफ्ट के अंदर वार्निंग आ जाता है कि आप डिटेक्ट हो। वहां से ही उल्टे पांव भाग गए, तब से डरा हुआ है। That economically you have risen despite them, militarily you have come up despite them, you have the demography and skilled labor and who work which is respected world over। आप दबाओगे कैसे इस देश को? बिल्कुल। अगर आप देख लो, जो ऑयल और बाकी ट्रेड करते हैं रशिया के साथ, यू आर एट नंबर 10। सबसे ज्यादा तो अपना चाइना करता है 200 बिलियन, उससे कोई शिकायत नहीं है। नंबर 2 इज EU 161 बिलियन। ये कहते हैं उसको, ये नहीं कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि
वो कुछ कर सकते हैं। अरे वो कुछ करना होता तो कब का कर लेता। See, for him, what these people don't see, survival of China is trade with US. उल्टा टैरिफ कर देगा तो उसकी इकोनॉमी तो वैसे ही वाट लगी हुई है, खत्म हो जाएगी। किधर जाएगा? जब ही तो बातचीत कर रहा है उसके साथ। His exposure to the US market is between 25 to 30%, क्योंकि वो थर्ड कंट्री के थ्रू भी बेचता है। खत्म है चाइना का स्टोरी। चाइना स्टोरी आज कह रहा हूं आपके दर्शकों को, इज ओवर। हवा मत बना के रखो उसका। एवरीथिंग इज हॉलो। J-17 तो 8 आपने गिरा दिए उसके, J-10 3 गिरा दिए आपके हवे में उसको। जब 21 टोटल एयरक्राफ्ट ऑफ यूएसए ऑफ पाकिस्तान व्हिच वर डिस्ट्रॉयड। से समझ नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं, क्या करूं। आज की तारीख में पीएलए उस इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में लड़ाई चल रही है, हु विल कम एज द लीडर, एंड द पब्लिक इज गॉन एंटी द कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में भी सर बुरा हाल चल रहा है। वहां तो पता नहीं वो जिनपिंग अभी बैठकों में था, एससीओ में था, पता नहीं कितने दिन तक वो उस गद्दी पर है या नहीं है। पता नहीं क्लोन ही ना खड़ा किया गया हो वहां पर, ये भी शक होता है सर कई बार। तो जो भी खड़ा हो, बिकॉज सी दे हैव अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू चाइना। उन्होंने अपना पूरा इकोनॉमी 2 पिलर पे खड़ा किया था, रियल्टी सेक्टर एंड एक्सपोर्ट्स। दोनों कंजर हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना इकोनॉमी बनाऊं तो कैसे बनाऊं। भारत लो 65% is internal consumption, and you are expecting that after this GST 2.0 it will increase to 70%. तो कौन नहीं आना चाहेगा आपके पास करने के लिए। इसीलिए तो वहां पे डांट पड़ी है ट्रंप को कि कर क्या रहा है। क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री यहां पे लगाता है, एक फैक्ट्री का अगर 70% माल भी बिक जाता है, वो तो ही इज वेरी हैप्पी कि 70% माल तो बिक गया। देश के अंदर 70% माल बचा, 30% अगर उसको एक्सपोर्ट भी करना है, लेट अस से ओनली 80% ही इज एबल टू एक्सपोर्ट। भाई साहब 94% माल बिक गया आपका, यू आर इन 10th हेवन। पैसे ही पैसे, यू विल बी लाफिंग योर वे टू द बैंक। वही तो डांट पड़ रही है उसको वहां पे। सर डोनाल्ड ट्रंप ने तो डिनर पे बुलाया था उन सबसे ये जानने के लिए कितना कितना इन्वेस्ट करो, उल्टी डांट पड़ गई तो इसीलिए घुटनों के बल आ गया है। इसके तो समझ में नहीं आएगा। डांट तो मेलानिया में बंद किया होगा घर जाने के बाद। हाँ बिल्कुल, साथ ही तो बैठी थी। या क्या बात कर रहा है। तो ये है असली चीज। और थोड़ा बहुत जैरेड कुशनर ने उसको समझाया होगा कि ये है पापा, क्या कर रहे हो। हमने जितने पैसे बनाने थे बना लिए पाकिस्तान से, क्रिप्टो करेंसी से। अब थोड़ा सा तो सब्र से। क्रिप्टो करेंसी का अलग है, 5 बिलियन कहते हैं बनाया। हाँ तो वो तो पर्सनल है ना। इट इज नॉट यूएस एंड पाकिस्तान, इट इज पर्सनल बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप फैमिली एंड पाकिस्तान। इसीलिए तो मुन्नी बेगम के फैमिली को फटाफट वो भी मिल गया ना अपना सिटीजनशिप। कैन यू इमेजिन, दे अप्लाइड, दे नॉट इवन ग्रीन कार्ड होल्डर्स। His wife and 3 kids applied in June, August, citizenship given, वो जा चुके वहां पे, which tells you कि any moment now मुन्नी बेगम भी भाग जाएगी छोड़ के। I believe he has also been given citizenship there. तभी तो रिकमेंड कर रहा था नोबेल पीस प्राइज के लिए सर। और क्या था, और 2 बार डिनर लंच पे जो व्हाइट हाउस में बुलाया था, इसीलिए तो बुलाया था, डील चल रही थी ना अंदर। एक ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि हम अपना एक फोरम बना देते हैं, जैसे वो पेरियार का चलता था, यूनेस्को का अवार्ड मिला था। दैट वाज सम लोकल पर्सन हु हैड मेड यूनेस्को सम फोरम करके, एंड दे हैड अवार्डेड पेरियर। और तमिलनाडु में सिखाया जाता था बाय द वे टिल 2021 दैट पेरियर वाज गिवन द यूनेस्को अवार्ड दैट ही इज द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस दैट एंड ऑल, टिल दिस हाई कोर्ट हैड टू गिव एन ऑर्डर कि बकवास बंद करो। कोई यूनेस्को ने नहीं दिया था, ये था 2021।
उसी तरह से एक कोई नोबेल फोरम बना के उसको दे दे नोबेल प्राइज और बोल दो हाँ हाँ नोबेल प्राइज मिल गई। दिमाग तो है नहीं, खुश रहेगा वो। अब मतलब प्रॉब्लम उसका यही है दैट ही इज गेटिंग, सी द बिगर प्रॉब्लम ऑल्सो some people from the state department would have spoken to. देखो अलाइनमेंट किस तरह से आ रहा है भारत के साथ अभी तक जो ओपन में आ चुका है, ब्राजील, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, मोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, जर्मनी, इटली, ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, यूके, plus some other countries in EU, Russia, and most of Caribbean. आपके साथ खड़े हैं, लड़ ले तू टैरिफ वॉर। और लास्ट में आपको यही कहूंगा, आई रिपीट द फ्रेज, आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ अगस्त, बिगिनिंग अगस्त, ली क्वान यू के बेटे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर आल्सो, ली सिंग लून, he is now a senior minister in Singapore. He and subsequently repeated by the finance minister, world -1. When he was asked to comment on US tariff war, Trump's tariff war, I won't say US tariff war, the White House tariff war, said Trump -1, world -1. And he added, the world can live without USA. Can USA live without the world? No. इसमें I have forgotten to add Canada also. Canada also is now coming. अब पहले तो छोटे बोला था, now they have made out a clear statement on Khalistanis that they are running the roost there and doing all sorts of illegal things. First step जब लिया था कार्ने ने, तब बोला था it forms a small percent, जो उनका report had come out, internal security report, where they said now they have come out, नहीं हैं वो और बहुत काम कर रहे हैं, वी नीड टू कर्ब। क्यों बोल रहा है? आपके साथ एफटीए चाहिए उसको। कनाडा भी आपके साथ खड़ा है। कनाडा तो कह रहा है कि आप मेरे को भेज दो कपड़े, एंड देन ही विल रीपैकेज देम एंड सेंड देम टू देम एज कैनेडियन क्लोथ। आप भी पैसे बनाओ, वो भी पैसे बनाए। डायमंड्स का भी ये हो रहा है, कंट्रीज आपसे लेना चाहती हैं, बिकॉज ही जो नेचुरल कट डायमंड्स है, 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड रन्स फ्रॉम सूरत। जब भी तो मैं पूछता हूँ कि ये कैन एनी वुमन बी विदाउट अ डायमंड? उनका तो एंगेजमेंट रिंग ही सॉलिटेयर है। इन्हें इसीलिए तो बोलता हूँ हार्वर्ड को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या इकोनॉमी सिखाया है इसको? पीएचडी दिया है। जेफरी सैक्स का मैं सुनता हूँ कई दफा, वो भी हालांकि ही इज अ वेरी मार्क्सिस्ट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट, बट समटाइम्स ही स्पीक सेंस। वो तो हाथ धो देता है, कहता ना 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 मेरे नीचे नहीं मिला इसको पीएचडी। ही इज बीन एन हेड ऑफ देयर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इन हार्वर्ड। तो कहता नहीं 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 मैं जा चुका था हार्वर्ड से, मेरे को नहीं पता किसने दिया। हाथ धो देता। नवारों को लोग पूछते किसी इसको कैसे दे दिया तूने, दिमाग कहाँ है इसके पास, क्या बात कर रहा है? सर सबसे ज्यादा वेग और अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स तो नवैरो की आई है ना, जिन्होंने खेल भी खराब किया। आप एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तारीफ कर रहे हैं पीएम मोदी की, दूसरे उसके चमचे क्या क्या बोल रहे हैं, वो जो लॉरा है वो क्या क्या बोल रही है। इन पर भी तो लगाम लगानी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। कांट, दे हैव पेंटेड देमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। कैसे निकलो? जब आप फर्श को पेंट कर रहे हो, आपने पूरा पेंट करके कॉर्नर में आके खड़े हो गए, जब तक वो पेंट सूखेगा नहीं आप कहां से जाओगे? कमरे के बाहर। उल्टा पेंट करना था, दरवाजे के बाहर निकल सकते, आपने रिवर्स में कर दिया, दरवाजे को पेंट करके आप अपने आप को कॉर्नर। अब वो दुनिया के सामने एक कॉर्नर में खड़ा हुआ, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सर अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि वही उनको इस रायते से बाहर निकालेंगे। अभी नहीं, अभी तो नया शुरू हो गया ना कि वो बीमार है। देख लो, he almost tripped when he was climbing the steps, face swollen है। वॉल्टर रीड में हॉस्पिटल में 7 दिन एडमिट भी होके आया बीच कि नहीं उसका वेन्स खराब है, कोई कहता नर्व्स खराब है। एंड जेडी वॉन्स बीच में स्टेटमेंट दे देता है, इफ द प्रेसिडेंट्स हेल्थ इज बैड, इफ ही मूव्स आउट आई एम रेडी टू फिल इन। मतलब मैं हूं। हाँ, और वो चुपचाप खड़ा है इस रायते में, वो नहीं खड़ा।
रायता फैलाने में उसका कोई हाथ नहीं है, तो अलग खड़ा है। और अक्टूबर में जब होगा, अक्टूबर में 2 बड़ी चीज होंगी मेरे तरफ से। एक तो चाइना का फ्यूचर पता चल जाएगा, उनका 4th प्लेनम है, और नया लीडर कौन आने वाला है वहां पता चल जाएगा। क्योंकि ये परेड में तो क्लियर हो गया था कि शी जिनपिंग का तो कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली द परेड लीडर इज अ फुल जनरल, एंड ग्राउंड फोर्स का होता है, फुल जनरल होता है नॉर्मली, या तो सेंट्रल थिएटर कमांड का या बीजिंग गैरिसन का, हुएवर इज देयर। लास्ट मिनट में जब देखा वहां पे तो एक लेफ्टिनेंट जनरल था। ये शी जिनपिंग के मुंह में थप्पड़ है कि तेरी औकात इतनी है कि लेफ्टिनेंट जनरल आएगा तेरे पास, सीनियर जनरल नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम एवर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इनका ड्रेस आपने इसका देखा होगा, ये माओ ने शुरू किया था, पूरा बंद करने टाइप होता है, कोट होता है, दे कॉल इट अ पर्टिकुलर नेम, जैकेट, क्या शांसी जैकेट ऐसी कुछ नाम है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। बट सिंस द जनरल सेक्रेटरी इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द सीएमसी, वो यूनिफॉर्म तो नहीं पहनते, ये जैकेट पहनते हैं, बट इट हैज a tinge of bottle green. It is always dark in color, normally dark gray with bottle green color. इसको क्या पहना के दिया था? लाइट ग्रे। तेरी औकात भी नहीं है कि तू बॉटल ग्रीन को हाथ लगा सकता। वेरी टेलिंग। एंड छांग यूजिया, जो इसका ब्लड ब्रदर था, जनरल हु इज वाइस चेयरमैन, he was sitting with the Politburo members. Normally वो वहां नहीं बैठते, नीचे बैठते। पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स एंड जो रिटायर्ड मेंबर्स वगैरह थे, सबके साथ वो बैठा था वहां पे। सो इट्स अ टेलिंग स्टेटमेंट कि देखते हैं अभी अक्टूबर में क्या होता है, जाने वाला है क्या होता है, एंड अक्टूबर में इसका भी आ जाएगा। बिकॉज इफ द कोर्ट agrees with the international court of international arbitration, जो economic affairs का है इनका, that it is unauthorized, means his whole tariff war comes crashing down. He had built his entire reputation on that. That's the end of it. बिल्कुल। तो चलिए सर, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आता है कुछ या कांग्रेस से डंडा पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि वो अब क्या कहते हैं ना, उखल में सिर डाल दिया, मूसल से क्या डरना, तो पता नहीं अब कितने डंडे पड़ेंगे। टेक कंपनी से तो डंडे पड़ ही रहे हैं। सर, आपने समय निकालकर बहुत ही विस्तार से बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय